इस वीडियो में जो हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हमारा रेफ्रिजरेशन, और ये टॉपिक हमारा सेकंड यूनिट का सेकंड टॉपिक है। तो शुरुआत करते हैं। ड्यूरिंग ए साइक्लिक प्रोसेस ए हीट इंजन, जब कभी भी हमें कोई हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर या हीट पंप से न्यूमेरिकल दिखता है, सबसे पहले हम उसका डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर बनाया सबसे पहले हीट इंजन, ये उसकी टेम्परेचर लिमिट्स, अगर हीट इंजन, हीट पंप, रेफ्रिजरेटर कुछ भी हो, ये डायग्राम ऐसे तो बनेगा ही बनेगा। और ऊपर वाले टेम्परेचर को T1 और नीचे वाले टेम्परेचर को T2 इस तरह से रखा जाता है कि T1 इज ग्रेटर देन T2। अब जो हमें दिया होगा उसके अकॉर्डिंग इस डायग्राम को मॉडिफाई कर देंगे। यहाँ दिया हुआ हीट इंजन। हीट इंजन वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होती है, ये वर्क प्रोड्यूस करता है तो इससे वर्क निकल जाता है, दैट इज W। यहाँ पर लिख दिया इंजन, हीट इंजन हाई टेम्परेचर से हीट लेता है और लो टेम्परेचर में हीट को रिजेक्ट कर देता है। हाई टेम्परेचर से हीट ले रहा है, उसका नाम दिया हमने Q1। लो टेम्परेचर में रिजेक्ट कर रहा है, दैट इज Q2। क्वेश्चन अब देखते हैं। एब्जॉर्ब 500 जूल ऑफ हीट फ्रॉम हॉट रिजर्वायर। तो हॉट रिजर्वायर से जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो है हमारी 500 जूल, दैट इज Q1। डज वर्क and rejects an amount of heat is 300 joule into the surrounding, that is cold reservoir। तो Q2 हमें दिया हुआ है 300 जूल। कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ इंजन। अगर इंजन की एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। वर्क आउटपुट जो हमें मिल रहा है और जितनी हीट हम सप्लाई कर रहे हैं। अब वर्क आउटपुट की अगर फॉर्मूले की बात करें तो ये फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q2। तो ये आ जाएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो Q1 की वैल्यू है 500 माइनस Q2 की वैल्यू 300 अपॉन 500। तो ये वैल्यू आ गई 200 अपॉन 500, दैट इज 0.4। एफिशिएंसी परसेंटेज में अगर हम देखेंगे तो परसेंटेज में हो गई 40%। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया हमारा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है एक कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन के केस में क्या हो रहा है? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जहां हम Q1 Q2 लेके चल रहे हैं वहां पर हम T1 T2 लेके चल सकते हैं। A and B operate in two different temperature regions। For engine A, efficiency of engine A is equal to, at the temperature of two reservoirs are 150 and 100 डिग्री सेल्सियस। जो दोनों टेम्परेचर लिमिट दी हुई है वो दी है 150 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। तो एफिशिएंसी के अगर फॉर्मूले की बात करते हैं तो ये होती है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर 1 माइनस T2 अपॉन T1। T2 लोअर टेम्परेचर, T1 हायर टेम्परेचर। तो यहाँ से अगर वैल्यू रखते हैं पहले वाले के लिए तो 1 माइनस T2 100 प्लस 273 अपॉन T1 150 प्लस 273। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये एफिशिएंसी हमारी आ जाएगी 11%। अगर
इंजन बी के लिए बात करते हैं, सेम फॉर्मूला 1 माइनस T2 अपॉन T1। इस सेम फॉर्मूले से अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस T2, लोअर टेम्परेचर इज 300 डिग्री सेल्सियस, so 300 plus 273 upon T2, T2 is 350, 350 plus 273। इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से एफिशिएंसी आएगी 8%। अब हमें पूछा क्या है, विच इंजन हैज लेसर एफिशिएंसी, किसकी एफिशिएंसी कम है इन दोनों में से, 11% एंड 8%। तो इंजन बी की एफिशिएंसी कम है एज कंपेयर टू इंजन ए। करेक्ट आंसर इज बी। A bank of tubes at back of the domestic refrigerator, जो हमारा फ्रिज होता है घरों में, उसके पीछे ट्यूब्स लगी रहती है बहुत सारी, एक जाली लगी होती है ट्यूब्स की, उसमें फिन्स लगी होती है और फिन के अंदर से ट्यूब हमारी पास हो रही होती है, जो हीट को रिजेक्ट कर रही होती है एनवायरनमेंट में। तो हीट रिजेक्ट जो हो रही है, हीट रिजेक्ट हमारी होती है कंडेंसर से। उन ट्यूब्स को क्या बोला जाएगा, कंडेंसर ट्यूब। और हीट एब्जॉर्ब करता है एवोपोरेटर। तो कंडेंसर ट्यूब हमारे फ्रिज के पीछे होती है। फॉर ऑब्टेनिंग हाई COP प्रेशर रेंज ऑफ द कंप्रेशर, एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए अगर हमें, तो उसकी प्रेशर रेंज, प्रेशर की जो लिमिट होती है वो कम होनी चाहिए। यानी कि हायर टेम्परेचर लो प्रेशर कम हो और लोअर प्रेशर ज़्यादा हो, यानी कि उसकी जो रेंज हो रही है वो रेंज हमारी कम होनी चाहिए, जिससे हमें हाई COP मिलेगी। इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एक्सपेंशन डिवाइस इज कनेक्टेड बिटवीन, अगर हम एक्सपेंशन डिवाइस की बात कर रहे हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यहाँ कंडेंसर होता है, फिर हमारा एक रिसीवर लगा होता है जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट को रिसीव करता है, रिसीवर लगा होता है। उसके बाद एक्सपेंशन वाल्व होता है, हमारा एक एवोपोरेटर होता है, और कंप्रेसर लगा होता है। ये साइकिल इस तरह से ऑपरेट होती है, कंप्रेसर, कंडेंसर, रिसीवर, एक्सपेंशन वाल्व एंड एवोपोरेटर। एवोपोरेटर हीट एब्जॉर्ब करता है, कंडेंसर हीट रिजेक्ट करता है। तो यहाँ पूछा क्या है कि एक्सपेंशन डिवाइस जो होती है वो किस किस के बीच में होती है। एक्सपेंशन डिवाइस रिसीवर और एवोपोरेटर के बीच में हो गई। तो यहाँ ऑप्शन अगर हम देखें, रिसीवर एंड एवोपोरेटर इज द करेक्ट ऑप्शन। रेटिंग ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज ऑर्डर ऑफ, जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है उसकी रेटिंग होती है टन में, और वो होती है 0.1 टन। कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट आफ्टर पासिंग थ्रू कंडेंसर इन ए वेपर कंप्रेशन साइकिल, जब अभी हमने यहाँ डायग्राम देखा था, जब कंडेंसर से पास होती है तो उस टाइम पर जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है वो रेफ्रिजरेंट कंडेंस हो जाता है, और उसकी जो फॉर्म होती है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और सैचुरेटेड होता है। तो रेफ्रिजरेंट जो मिलेगा हमें सैचुरेटेड लिक्विड होगा। अगर हम चारों की बात करें, कंप्रेशन के बाद जो लिक्विड होता है वो सैचुरेटेड वेपर फॉर्म में होता है, कंडेंसर के बाद लिक्विड फॉर्म आ जाती है, एक्सपेंड होने के बाद लिक्विड फॉर्म रहती है लो टेम्परेचर, और जब एवोपोरेट होता है उस टाइम पर लो टेम्परेचर वेपर फॉर्म होती है। तो कंडेंसर के बाद क्या हो गया, सैचुरेटेड लिक्विड।
फाइंड द COP ऑफ रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन दिया, फिर से डायग्राम बनाना होगा। ये हमारा रेफ्रिजरेटर, टेम्परेचर, टेम्परेचर। अगर तीनों में से कुछ भी पूछा जाता है तो ये डायग्राम ऐसे तो बनाना ही होगा, T1 T2। उसके बाद देखना होगा कि अब रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर में हमें वर्क करना होता है, वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस होती है। तो ये हो गया हमारा रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर लो टेम्परेचर से हीट लेता है और हाई टेम्परेचर में हीट को रिजेक्ट कर देता है। T1 इज ग्रेटर देन T2। और जहाँ हाई टेम्परेचर में हीट को रिजेक्ट कर रहा है वो होता है हमारा एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में हीट को रिजेक्ट कर रहा है। वर्क इनपुट दिया है यहाँ पर 40 किलो जूल पर केजी एंड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज 130 किलो जूल पर केजी। जो रेफ्रिजरेटर होता है उसका एम होता है कि किसी डिजायर्ड स्पेस को कूल करना, वहां से हीट को एब्जॉर्ब करना। अब हीट एब्जॉर्ब कहाँ हो रही है? फ्रॉम टेम्परेचर T2 एंड हीट एब्जॉर्ब हो रही है Q2। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज 130 किलो जूल पर केजी। तो 130 किलो जूल पर केजी। पूछा गया COP। COP ऑफ रेफ्रिजरेटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 130 और वर्क डन हमारा दिया है 40। इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3.25। यहाँ ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 3.25। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो दिया हुआ है, एक कंडेंसर ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम रिजेक्ट्स हीट एट ए रेट ऑफ 120 किलोवाट। हीट रिजेक्ट हो रही है 120 किलोवाट, वाइल कंप्रेसर कंज्यूम पावर ऑफ 30 किलोवाट। यानी कि जो वर्क किया जा रहा है वो किया जा रहा है 30 किलोवाट और जो हीट रिजेक्ट कर रहा है दैट इज Q1। कंडेंसर जो हीट रिजेक्ट कर रहा है 120 किलोवाट। COP यहाँ पर पूछी हुई। अगर ऊपर हम डायग्राम से देखते हैं, अगर हम यहाँ डायग्राम से देखते हैं तो यहाँ पर COP का फॉर्मूला क्या आ रहा है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन। और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है हमारा? Q2 अपॉन W। Q2 कैलकुलेट करने के लिए हमें करना होगा Q1 माइनस W। तो Q1 क्या दिया हुआ है? 120 माइनस 30 अपॉन 30, ये आ जाएगा 90 अपॉन 30 इज इक्वल टू 3। सो करेक्ट आंसर इज 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इफ हीट पंप का डायग्राम बनाया, हीट पंप, ये साइकिल ऐसे बनेगी दिस इज T1 T2, T1 इज ग्रेटर देन T2 और हम बना रहे हैं पंप। पंप एक वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस होती है, लो टेम्परेचर से हीट लेती है और हाई टेम्परेचर को हीट देती है। ये हमारा काम होता है। और यहाँ पर जो हमें नेट इफेक्ट मिलता है वो हाई टेम्परेचर पर मिलता है क्योंकि पंप का काम है किसी भी डिजायर्ड स्पेस को हीट करना। ऑपरेट कंडेंसर टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस
and evaporator temperature of -23 degree Celsius. Find the COP. COP ऑफ पंप यहाँ पर पूछी हुई है। COP देखिए, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क डन, और यहाँ पर डिजायर्ड इफेक्ट हमें मिल रहा है Q1 अपॉन वर्क डन कर रहे हैं हम W, तो Q1 अपॉन W। तो यहाँ से देखते हैं, अगर Q1 टेम्परेचर रेंज जैसे 300 डिग्री सेल्सियस, 273 -23 सॉरी 300 केल्विन, और ये हो जाएगा 250 केल्विन। तो W अगर यहाँ लिख रहे हैं तो W हो जाएगा हमारा Q2 माइनस Q1। टेम्परेचर के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि एक कार्नोट इंजन है, तो हो जाएगा T1 अपॉन T1 अपॉन T1 माइनस T2। T1 यहाँ पर दिया हुआ है 300 अपॉन 300 माइनस 250, तो फाइनल रिजल्ट आ गया हमारा 6। यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 6। तो पंप, रेफ्रिजरेटर और इंजन, इन तीनों की COP एफिशिएंसी के फॉर्मूले, उनका डायग्राम कैसे बन रहा है, इस पर ध्यान देना होगा। अब दिया है कि हीट रिमूविंग कैपेसिटी ऑफ 1 टन। 1 टन किसके इक्वल होता है? अगर हम 1 टन देख रहे हैं, 1 टन इज इक्वल टू 210 किलोजूल पर मिनट इज इक्वल टू 3.5 किलोजूल पर सेकेंड। तो यहाँ इनमें से कौन सा ऑप्शन दे रखा है? 210 किलोजूल पर मिनट सही है। अगर हम फर्स्ट वाले को देखते हैं, फर्स्ट वाले में क्या है? पर मिनट है, किलोजूल पर सेकंड होता तो हमारा फर्स्ट वाला सही हो जाता है यहाँ पर। COP इज ऑलवेज, COP जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारी ग्रेटर देन 1 होती है। COP इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में, if condenser and evaporator temperature are 312 Kelvin and 273 Kelvin respectively, then reverse Carnot COP। कंडेंसर और एवापोरेटर का टेम्परेचर दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है 312 केल्विन हाई टेम्परेचर, T2 दिया हुआ है 273 केल्विन लो टेम्परेचर, और COP पूछी हुई है यहाँ पर, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो COP क्या हो जाएगी? T2 अपॉन T1 माइनस T2। T2 इज 273 अपॉन 312 माइनस 273, और इसे जब हम सॉल्व करते हैं ये आ जाता है हमारा 7। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ हमारा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 7। नेक्स्ट, इन रेफ्रिजरेटिंग मशीन हीट रिजेक्टेड इज, रेफ्रिजरेशन में क्या हो रहा है? कंडेंसर हीट को रिजेक्ट कर रहा है और एवापोरेटर हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जो हीट रिजेक्ट होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू हीट एब्जॉर्ब, सो ग्रेटर देन हीट एब्जॉर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज 80%, दिस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर ऑपरेटिंग इन रिवर्स कार्नोट। अगर हम COP ऑफ पंप की बात करें, COP ऑफ पंप इज इक्वल टू 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ इंजन, तो 1 अपॉन 0.8, COP ऑफ पंप आ जाती है यहाँ से 1.25। अब हमें चाहिए COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू
COP ऑफ पंप -1, ये रिलेशन होता है। तो 1.25 -1 इज इक्वल टू 0.25। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, 0.25। अगर पंप की पूछी होती तो यहाँ पर पंप की हो जाती 1.25, बट हमें पूछी है रेफ्रिजरेटर की, सो 0.25। A mixture of dry air and water vapor, when the air has diffused maximum amount of water vapor into it, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जब डिफ्यूज हो जाता है उसी एयर को बोलते हैं सैचुरेटेड एयर। सैचुरेटेड एयर की ये डेफिनेशन भी है कि ड्राई एयर और वाटर वेपर का जो मिक्सचर होता है उसमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जब डिफ्यूज हो जाता है तो उसे बोला जाता है सैचुरेटेड एयर। ह्यूमन बॉडी फील कंफर्टेबल व्हेन हीट स्टोर इन द बॉडी इज, कंफर्ट फील करने के लिए जितनी हीट हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं उतनी ही हीट हम रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो नेट हीट जो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है वो 0 होनी चाहिए, तभी हम कंफर्ट फील करेंगे। कॉमनली यूज्ड रेफ्रिजरेंट इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में जो रेफ्रिजरेंट यूज होता है वो है हमारा R12 रेफ्रिजरेंट। रूम एयर कंडीशनर कंट्रोल्स, जो हमारा एसी होता है क्या कंट्रोल कर रहा है कमरे के अंदर, एक तो ठंडा करता है उसे, दूसरा उसकी जो रूम की ह्यूमिडिटी है अंदर उसे भी मेंटेन रखता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ एयर को वो कंट्रोल करता है। मिल्क स्टोर एट ए टेम्परेचर ऑफ, जो फ्रिज के अंदर हम मिल्क रखते हैं या कोई आइटम रखते हैं तो वो टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस की रेंज का होता है। तो ये हमारी क्विज कंप्लीट हो गई रेफ्रिजरेशन टॉपिक पर। नेक्स्ट क्विज हम डिस्कस करेंगे ऑन एयर कंडीशनिंग टॉपिक। थैंक यू।